गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में। हालांकि जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में हम लोगों ने एक्सक्रीशंस के बारे में बात किया, प्रोडक्ट के बिहाफ पर एनिमल के बारे में बात किया कि किस किस टाइप के एनिमल हमारे कंसिडर्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इजेस्टेड प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंडली हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा, जिसमें मोस्टली हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट से लेकर के वर्टिब्रेट्स के बीच में देखा। उस वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस डाउट्स पे भी रख दिए गए और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे मांगे गए। सो इस वीडियो में हम लोग यही सब बातों को क्लियर करेंगे और आगे चल करके हम लोग इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब अपने वीडियो से, दैट इज किडनी। किडनी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हमारा प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्रेट्स का, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अब किडनी की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात किया जाए, डेवलपमेंट किडनी का जो एक्चुअल में होता है वो होता है नेफ्रोटॉम से। नेफ्रोटॉम एक मीजोडर्मल ओरिजिन का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके तीन पार्ट्स है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर से नेफ्रॉन डेवलप करते हैं, क्योंकि वही बेसिकली क्या करता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर कंसिडर्ड किया जाता है। अब जरा देखेंगे ये स्ट्रक्चर पर, ये रहा आपका नेफ्रोटॉम। नेफ्रोटॉम तीन पार्ट से डिवाइड हुआ, एंटीरियर, मिडिल एंड द पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट से जो डेवलप हुआ उस किडनी का नाम अपन क्या कहेंगे, प्रोनेफ्रॉस किडनी कहेंगे, जिसमें ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एक्सटर्नली होगा, बाउमेन कैप्सूल्स ज्यादा क्वाइल्ड नहीं होंगे, ओवरलैपिंग भी नहीं होंगे, और पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट रहेगा इसे अपन क्या कहेंगे, प्रोनेफ्रिंग डक्ट कहेंगे। याद रखिएगा इस जगह पर कि इसमें क्या रहेगा कि जो फ्लूइड का और ये मोस्टली जो होता है बेटा, ये एम्ब्रियोज में पाया जाता है। अब ये ग्लोमेरुलस ब्लड सिक्रीट करेगा सेलोमिक फ्लूइड में, सेलोमिक फ्लूइड इस बाउमेन कैप्सूल्स के अंदर एंटर करेगा और फाइनली मूव करेगा प्रोनेफ्रिक डक्ट में, जिसे कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। इस चीज को अपन हेड किडनी के नाम से भी कहते हैं। याद रखिएगा इसमें किडनी जो होता है डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, ना ही तो कॉर्टेक्स में ना ही तो मेडुला में। कारण किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। अब इसके एग्जांपल एडल्ट माइग्जीन में और सेकंड एम्ब्रियोज में किसके, फिशेस और एम्फीबियंस के एम्ब्रियोज में प्रोनेफ्रॉस किडनी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मिडिल पार्ट से। जो मिडिल पार्ट से डेवलप होता है उस चीज को अपन नाम क्या देते हैं, मीजोनेफ्रॉस किडनी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि बाउमेन कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, जस्ट स्टार्ट होता है, ऑनसेट होता है। पीसीटी का भी ऑनसेट डिप्रेशंस दिखता है, और बाकी न तो लूप ऑफ हेनलेज या फिर हेनलेज लूप जिसे कहते हैं, न तो डीसीटी इसमें फॉर्म रहता है। जबकि इसके कलेक्टिंग डक्ट का क्या नाम होता है, दैट इज मीजोनेफ्रिक डक्ट। मोस्टली इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, मिडिल किडनी कहते हैं। इसमें कॉर्टेक्स मेडुला एब्सेंट होता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एडल्ट में फिशेस और एम्फीबियंस में मीजोनेफ्रिक किडनी पाए जाते हैं, जबकि एम्ब्रियोज, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के एम्ब्रियोज में मीजोनेफ्रिक किडनी पाए जाते हैं, जो कि मिडिल पार्ट ऑफ नेफ्रोटॉम से डेवलप करता है। यहां पर जब इस ग्लोमेरुलस को देख रहे होगे तो क्या रहेगा कि जितना सिलोमिक फ्लूइड प्रोनेफ्रिक में था उससे कम मीजोनेफ्रिक में होगा, और ये क्या होगा, प्रोनेफ्रॉस के बाद डेवलप करेगा। यही कारण से इसका नाम क्या देते हैं, मिडिल किडनी देते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट से, कि जो पोस्टीरियर पार्ट है, इस पोस्टीरियर पार्ट को जरा गौर से देखेंगे प्लीज। पोस्टीरियर पार्ट से जो डेवलप करने वाला किडनी होगा, दे आर कॉमनली नोन एज द मेटानेफ्रॉस किडनी। इसमें आप देख लो बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस वेल डेवलप होंगे, साथ साथ पीसीटीज, हेनलेज लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट भी वेल डेवलप होंगे, और इसी कलेक्टिंग डक्ट को अपन मेटानेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे अपन पोस्टीरियर किडनी कहते हैं क्योंकि ये मोर इलैबोरेटेड होता है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द किडनी ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेफ्रोटॉम से डेवलप करता है। फर्दर इसमें कॉर्टेक्स मेडुला प्रेजेंट होंगे,
और ये एडल्ट ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में जो पाया जाएगा वो बेसिकली किस टाइप की किडनी होंगे? दे आर कॉमनली नोन एज मेटानेफ्रिक किडनी। नाउ अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मोस्टली हमें डिस्कस करना क्या चीज है? हमें डिस्कस बेसिकली किडनी ही करना है, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं, तो दैट्स वाई हमें कंसिडर करना पड़ता है ह्यूमन के बारे में। अब जरा याद रखिएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को अपन ऑर्गन ऑफ होम्योस्टैसिस भी कहते हैं। होम्योस्टैसिस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी का मैक्सिमम आयंस वगैरह का रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में इस एक स्टैटिक बैलेंस का फॉर्मेशन करता है। अगर इन केस हमारे बॉडी में आयन इनबैलेंस हो जाए तो देन हम लोग सीवियर केसेस ऑफ डायरिया भी क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। सो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन का क्या होगा? किडनी होगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेसिकली कंसिस्ट करेंगे 4 पार्ट्स, कुछ 5 पार्ट्स कंसिडर करते लेकिन अपन 4 पार्ट्स करेंगे। दैट इज 2 किडनी, देयर ब्लड सप्लाई, सेकेंड पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। ये चीज 4 पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंसिडर्ड किए जाते हैं और इसके बने हुए होते हैं। लोकेशन कहां पर ये लोकेटेड होता है? जरा गौर से समझेंगे कि लोकेशन जो होता है ये लेटरली इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अगर पोस्टीरियर रीजन पर देखा जाए फ्रॉम द बैक, जो हमारा कौन सा सरफेस है? डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है और इस लेवल पर बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, यानी लास्ट थोरेसिक दैट इज 11 एंड 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, जिस चीज को अपन फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, प्लस दैट इज थर्ड लंबर वर्टिब्रे, और कौन सा? दैट इज लंबर वर्टिब्रे के पास क्लोज टू द इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये इनर वॉल एब्डोमिनल कैविटी के पास होता है। अभी अपन डायग्राम से समझेंगे। हालांकि ह्यूमन में राइट किडनी जो होता है वो स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर ऑन द राइट हैंड साइड। यही कारण होता है कि राइट हैंड साइड के जो किडनी होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं? लोअर लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। अब जरा देखा जाए कि आखिर किडनी को अपन रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर क्यों कहते हैं? किडनी रेट्रोपेरिटोनियल इस वजह से कहलाता है, क्यों? क्योंकि आप जरा देख लो, ये तो बॉडी वॉल रहा, आउटर इनर गट वॉल रहा, बीच में प्रेजेंट है, दे आर कॉमनली नोन एज द सिलोमिक कैविटी या फिर पेरिटोनियम कैविटी, जिसमें सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब जरा देखें कि ये जो सिलोमिक फ्लूइड है और सिलोमिक कैविटी है लाइंड होता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से, यानी अराउंड द कैविटी जो लेयर प्रेजेंट होता है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। इसमें जो बॉडी वॉल के बिलो प्रेजेंट होता है दे आर कॉमनली नोन एज द पेराइटल पेरिटोनियम, दैट इज आउटर पेरिटोनियम, जबकि गट वॉल से एवब प्रेजेंट होता है दे आर कॉमनली नोन एज द विसरल पेरिटोनियम। और ये देख ले, ये इंटरनल ऑर्गन होता है और मोस्टली जो होता है क्या होता है? दैट इज किडनी। अब रेट्रोपेरिटोनियल किडनी इस वजह से कहते हैं क्योंकि बिहाइंड द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ये क्या होता है? हमारा इंटरनल ऑर्गन, खास करके किडनी क्या होता है? लोकेटेड होता है। दैट्स वाई किडनी को अपन क्या चीज कंसिडर करते हैं? रेट्री पेरिटोनियल इन नेचर। रेट्री का मतलब होता है दैट इज बिहाइंड। यहां पर देखिए, रेट्री पेरिटोनियल का दूसरा नाम होता है दैट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। अब डायमेंशन के बारे में बात करते हैं ह्यूमन किडनी का। लेंथ नियर अबाउट 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ नियर अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर, जबकि थिकनेस 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर, वेज नियरली अबाउट और अप्रॉक्स कह सकते हैं 150 ग्राम, जबकि एनसीईआरटी के हिसाब से 120 से लेकर के 170 ग्राम वेज एक किडनी का हो सकता है। अब अपन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सरफेस का, दैट इज द लेटरल सरफेस यानी आउटसाइड, और टुवर्ड इनर दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? मीडियन सरफेस। लेटरल सरफेस पे जो सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस होता है, जबकि इनर साइड का जो सरफेस होता है दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? कॉनकेव सरफेस। अब जरा याद रखिएगा कि ये जो किडनी होता है ये रेडिश ब्राउन इन कलर अपीयर होता है और बेसिकली बीन शेप का आपको दिख रहा होगा। एक्सटर्नल सरफेस पे किडनी का बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है जिसे अपन हाइलस कहते हैं या फिर
रीनल हाइलम कहते हैं, जो कि एक डिप्रेशन होता है, प्रेजेंट होता है कॉन्केव सरफेस पे, जहां से रेनल आर्टरीज, रीनल वेन्स और नर्व्स क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब रेड कलर पे आपको दिख रहा होगा, दे आर कॉमनली नोन एज द रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज बेसिकली क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। और सेकेंड है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, रीनल वेन। रीनल वेन अगर आप देखोगे, ये क्या कर रहा है, रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी टू द हार्ट। और नेक्स्ट है दैट इज द यूरेटर। और ये यूरेटर बेसिकली क्या करता है, जब यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका होता है तब ये किडनी से कलेक्ट करके ये यूरेटर डिसेंड करवाता है कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के हमारा यूरिन टेम्परली स्टोर होता है, और जैसे ही वॉल्यूम उसकी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, देन आप जानते हो एक मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स, यानी बॉडी से रिमूव करने वाला रिफ्लेक्स को अपन मिक्ट्यूरेशन कहते हैं, वो रिफ्लेक्स इंड्यूस होता है और फाइनली बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर की ओर डिसेंड आउट कर दिया जाता है एट अ प्रॉपर और सेफ प्लेस। अब इस जगह पर आप एक बात ध्यान रखना, जैसे रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है यहां पर कि यूरिया का कंसंट्रेशन, किसका बेटा, यूरिया का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, रीनल आर्टरीज में ज्यादा होगा कि रीनल वेन्स में ज्यादा होगा। आज के वीडियो का ये आपका क्वेश्चन, और आपको बहुत समझदारी से आंसर देना है। और एक बात, आंसर किसी दूसरी जगह ढूंढने से पहले आप वीडियो देखते वक्त सोचे कि आखिर यूरिया का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। सो होप है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पहले सोचेंगे, तब किसी जगह इसका आंसर को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं ऑरिजिन के बारे में। पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेप्ट यूरिनरी ब्लैडर मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, जबकि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। यानी किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पर हमें क्या क्या दिखेगा, आप जरा देख ले, ये रहा इसका इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। यानी आउटर से लेकर के इनर तक रीनल वेन्स, रीनल आर्टरीज, यूरेटर और सारे स्ट्रक्चर इस जगह पे क्या है, प्रेजेंट। अब जरा देखेंगे कि इसमें क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए। अब जरा याद रखिएगा, आउटर जो लेयर होता है ये बेसिकली डबल वॉल्ड लेयर होते हैं। आउटर लेयर को रेनल फेशिया कहते हैं, जो कि थिन होता है, बना होता है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये बेसिकली क्या करता है, ये एंकर मतलब होल्ड करता है किडनी को, और साथ साथ सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ एब्डोमिनल वॉल के साथ ज्वाइंट करवा करके रखता है, ताकि इधर उधर मूवमेंट ना हो और किडनी को किसी भी टाइप का इंपैक्ट और डैमेज ना पहुंच सके। सेकेंड, रीनल फेसिया के बाद आता है दैट इज रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये थिक होता है। हालांकि ऐसे रीनल कैप्सूल ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, जबकि कंटिन्यू विद द आउटर कोट ऑफ द यूरेटर। याद रखिएगा, यूरेटर के आउटर कोट भी कंटिन्यू करता है कौन, रीनल कैप्सूल, और मेंटेन करता है क्या, सेफ, और प्रिवेंट करता है किससे, फ्रॉम द ट्रॉमा से। ट्रॉमा इन द सेंस कि अगर डैमेज वगैरह हुआ या फिर इंपैक्ट वगैरह लग गया, तो उस इंपैक्ट से बेसिकली जो प्रिवेंट करवाएगा वो कौन करवाएगा, रीनल कैप्सूल करवाएगा। अब रीनल फेशिया और रीनल कैप्सूल के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका नाम अपन क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये एडिपोज टिश्यूज एक्चुअल में फैटी टिश्यूज का कंपोजिशन होता है, और जो बेसिकली क्या करता है, कुशन लाइक फॉर्मेशन करता है बिटवीन रीनल फेशिया एंड रीनल कैप्सूल के बीच में। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल जर्क एंड ट्रॉमा, मतलब डैमेज होने से भी प्रिवेंट करवाता है, साथ साथ कभी किसी कंडीशन वक्त एक्सीडेंटल केस पर मैकेनिकल जर्क जो किडनी पर इंपैक्ट करता है उस चीज से क्या करता है, प्रिवेंट करवाता है। यानी ओवरऑल इसका फंक्शन क्या रहा, कुशन प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट, अब अपन किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं। अब जरा देखेंगे, किडनी में दो लेयर पाए जाते हैं। पहला होता है
कि टुवर्ड द आउटर दैट इज कॉर्टेक्स एंड टुवर्ड द इनर दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, मेडुला। याद रखिएगा मेडुलरी रीजन पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, दे आर द फंक्शनल इन नेचर, यानी जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो इस रीजन पर होगा, कॉर्टेक्स रीजन पर नहीं होगा। याद रखिएगा कॉर्टेक्स का दूसरा नाम दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, राइंड और बार्क कहलाता है। अब जरा देखेंगे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। रीनल पिरामिड्स 7 एक किडनी में और तकरीबन 14 2 किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। रीनल पिरामिड के साथ 2 रीनल पिरामिड के बीच में, क्योंकि ये रीनल पिरामिड किस रीजन में लाई करता है, मेडुला रीजन में लाई करता है। 2 रीनल पिरामिड के बीच का जो कॉलम है और जो स्पेस है इसका नाम क्या कहलाता है, रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टिन कहलाता है। याद रखिएगा ये रीनल पिरामिड जिससे ज्वाइंट रहता है उस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द रीनल पैपिले कहते हैं। रीनल पैपिले यानी रीनल पिरामिड जिससे ज्वाइंट रहता है, जिस चीज को मेडुलरी पैपिले भी कहते हैं। याद रखिएगा जितना नंबर ऑफ रीनल पिरामिड होगा उतना ही नंबर ऑफ माइनर कैलिक्स होगा। जस्ट बिलो द रीनल पैपिले माइनर कैलिक्स होता है और प्रत्येक किडनी में 2 से लेकर के 3 मेजर कैलिक्स हो सकते हैं। कितने, 2 से लेकर के 3 मेजर कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी मैंने रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स के बारे में डिस्कस कर दिया है, सो मैं यहां पर इस वीडियो में इसे स्किप करता हुआ जा रहा हूं। नेक्स्ट आता है दैट इज जब मेजर कैलिक्स आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज रीनल पेल्विस बनाते हैं। और इस रीनल पेल्विस के बाद क्या करता है, ये यूरेटर डिसेंड होता है और फाइनली कहां पर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। इस जगह पर आपको समझने की बात यह है कि जो रीनल पिरामिड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ इस जगह पे 2 रीजन के नाम पे भी अपन क्लासिफाई करते, एक कॉर्टेक्स रीजन, दूसरा मेडुलर रीजन। इसके बेसिस पे आगे चल करके हम लोग देखेंगे जैसे कॉर्टेक्स रीजन को अपन कॉर्टिकल जोन भी कहते हैं, साथ साथ इनर रीजन को अपन जक्स्ट्रा मेडुलरी जोन भी कहते हैं। याद रखिएगा इसी के बिहाफ पर हम लोग किसे डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। अब जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं दे आर कॉमनली नोन एज द फंक्शन ऑफ किडनी। जरा सोचे कि किडनी का भी कोई फंक्शन हो सकता है। हम लोग मोस्टली जो फंक्शन जानते हैं किडनी का वो बेटा क्या चीज जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ही चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वो चीज क्या चीज है कि एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द बॉडी। जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैंने अभी तकरीबन 8 पॉइंट्स फंक्शन ऑफ अ किडनी पर मैं अभी जस्ट एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं। जैसा पहला, ये रेगुलेट करता है ब्लड में आयोनिक कंपोजिशन। आपको पता होना चाहिए हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत सारे डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मोस्टली ब्लड से होता है, जिसमें किडनी रेगुलेट करते हैं ब्लड के सेवरल आयंस का, मोस्टली जिसे अपन इंपॉर्टेंटली कहते हैं, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे सोडियम आईसीएफ में, पोटेशियम ईसीएफ फ्लूइड में, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, कैल्शियम, आप जानते हो कैल्शियम का रोल हमारे मसल्स और बोन्स में कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दैट इज द क्लोरीन, उसके बाद है दैट इज HPO4 2-, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, फॉस्फेट आयन देते हैं। ये सब मिलकर के बॉडी का बहुत एसेंशियल फिजियोलॉजी को रन करता है। साथ साथ ये बॉडी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी ब्रेन में से एसोसिएटेड स्केलेटल मसल्स का फंक्शनिंग, ब्लड की मूवमेंट, ब्लड में O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट, यही सब सारे आयन मिलकर के क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सो सेकंड है दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। अब बात आती है कि ब्लड पीएच कैसे रेगुलेट करेंगे। याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बेसिकली हैमबर्गर फेनोमेना के बारे में डिस्कस किया था, और जिसमें हम लोगों ने यह देखा था कि कैसे करके H+ आयन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन बनाता था। सो उसी टाइप में ब्लड पीएच किडनी का विजिबल अमाउंट किस पर होता है, ये H+ पे होता है,
और इवन ये H+ भी क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। याद रखिएगा, साथ साथ कंजर्व करता है किसे, HCO3-, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके साथ बफर करने में और ब्लड के पीएच को एक ऑप्टिमम वैल्यू पर मेंटेन करने के लिए। थर्ड आता है, दे आर कॉमनली नोन एज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम का मतलब क्या रहा कि ये वाटर का इलिमिनेशन आइदर कंजर्व करेगा, आइदर एलिमिनेट करेगा वाटर इन द यूरिन, जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेगुलेट करेगा। एग्जाम्पल, अगर ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन, अगर मान लो कि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है सो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यानी ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ब्लड प्रेशर। और आप जानते हो कि ब्लड प्रेशर का फिजियोलॉजी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, फोर्थ है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, दैट इज रेगुलेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर। अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो शायद उसी टाइप में ब्लड प्रेशर पे भी एसोसिएटेड है। हालांकि यहां पर जो एंजाइम मैं डिस्कस कर रहा हूं और जो मैकेनिज्म का जो मैं नाम लेने वाला हूं, वो मैकेनिज्म इसके किडनी के बेस्ट मैकेनिज्म में फेमस है। और अभी आपको सिर्फ समझना है कि ऐसा होता है, बाद में अपन इस मैकेनिज्म और एंजाइम को डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर जो रेगुलेट होता है, ये रेगुलेट होता है एक एंजाइम, दैट इज द रेनिन। ये रेनिन एक्टिवेट करता है RAAS मैकेनिज्म, जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहते हैं। और ये रेनिन बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज करवाता है हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी, यानी ऑस्मो रेगुलेशंस। मतलब कि ऑस्मोलरिटी कहीं ना कहीं लॉस ऑफ वाटर या लॉस ऑफ सॉल्यूट से ही रेगुलेटेड है, क्योंकि अपन ऑस्मो पढ़ रहे हैं। अब क्या रहा कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेगुलेशन, यानी सेपरेटली रेगुलेशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड अ लॉस ऑफ सॉल्यूट इन यूरिया। मतलब साफ साफ है कि बॉडी में किस टाइप में हमें कब क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट है तो लॉस ऑफ वाटर होने नहीं देगा, लॉस ऑफ सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट है तो लॉस ऑफ सॉल्यूट होगा, जिस वजह से ब्लड का ऑस्मोलरिटी को किडनी क्या करता है, रेगुलेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ये जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है, जैसे एग्जांपल, पहला चीज क्या चीज कह सकते हैं अपन, रेनिन। रेनिन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, रास मैकेनिज्म पे था, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पे। सेकंड आता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, कैल्सिटिरॉल। कैल्सिटिरॉल बेसिकली क्या करता है, ये एक्टिव फॉर्म है किसका, विटामिन डी का। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन, याद रखिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है और रेगुलेट करता है कैल्शियम के हीमोस्टेसिस को। साथ साथ एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन आप जानते हो यही वो हार्मोन है जिसके वजह से आरबीसी काउंट हमारे बॉडी में इंक्रीज किया जाता है। यानी अगर आरबीसी का, अगर एरिथ्रोपोइटिन हमारे बॉडी में रिलीज नहीं होता है तो देन आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली हमारा आरबीसी काउंट इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, दैट इज सेवेंथ पॉइंट, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब कहोगे कि सर ये तो इंसुलिन के जैसा काम करना, नहीं, बल्कि ये भी क्या करता है, बाय रिलीजिंग एंड एब्सॉर्बिंग द ग्लूकोज इन यूरिन। मतलब यूरिन में ग्लूकोज का रेगुलेशन करता रहता। और याद रखिएगा, किडनी खास करके एक एसेंशियल एमिनो एसिड जिसे ग्लूटामाइन कहते हैं, वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में रोल प्ले करवाता है। यानी किडनी में ग्लूटामाइन बेसिकली क्या करेगा, ग्लूकोज में फॉर्मेशन करेगा। दैट इज ये एक एमिनो एसिड है जो आगे चल करके क्या करेगा, ग्लूकोज में फॉर्म करेगा। तो अब देखिए ये नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से कार्बोहाइड्रेट में बन रहा है, तो इसी एंटायर इवेंट को क्या कहेंगे हम अपन, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। नेक्स्ट,
और लास्ट आता है दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट एंड द फॉरेन सब्सटेंस, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब क्या है कि जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उस चीज को ये बाहर निकाल देगा, जिससे कि जो कि रिजल्ट है किस चीज का, मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में हुआ, और इंक्लूड जिस में क्या कह सकते हैं किसे, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये एक्चुअल में क्या होता है बॉडी में, लीवर में खास करके डिटॉक्सिफाई होकर के डीएमिनेशन होता है एमिनो एसिड का, और फर्दर आगे चल करके निकल जाता है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा बिलीरुबिन के बारे में, जो क्या रहा, हीमोग्लोबिन को कैटाबोलाइज के वजह से बना, क्रेटेनिन जो कि क्रेटिनिन फॉस्फेट का ब्रेकडाउन से बना, यूरिक एसिड जो कि न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म किया, और फाइनली ये सब को बॉडी से रिमूव किया, बॉडी को रिमूव करके बॉडी का आयन को बैलेंस करता गया, और अल्टीमेटली जब बैलेंस उसने कर दिया तब हमारा बॉडी एक नॉर्मल बैलेंस लेवल पर बन गया, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो भी पूछे गए क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस क्या थे। जैसा सबसे पहला क्वेश्चंस मुझे याद आ रहा है, मैंने पूछा था रोटिफर्स के बारे में, कि आप जाएं थोड़ा डिस्कस करें और बताएं कि रोटिफर है क्या। बिल्कुल बात सही है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया, जैसे एग्जाम्पल सुमन ने, अमन अयान ने, श्रेया परमार ने, हर्ष ने, शिवांग, कृष्णा, कीर्तन, इवन पूजा पटेल, वैभव, हीर और रुतवी, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा, और लगभग सबके कमेंट में बहुत ही अच्छा आंसर, और कह सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से इस पे रिसर्च करके कमेंट में आंसर ड्रॉप किए हैं। पहला रोटिफर था, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग कि ये व्हील एनिमल्स क्योल्स है, नियर अबाउट जिसके 2000 स्पीसीज माइक्रोस्कोपिक और एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, जिसका अलग फाइला होता है, दैट इज रोटिफर, जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, जिस चीज को अपन कंसिडर करते हैं सीडोसिलोमेट्स में। अब नेक्स्ट आता है जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि व्हाट अबाउट द शार्क एंड क्रोकोडाइल। बिल्कुल बात सही है, बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैं यहां पर देख रहा हूं ऑलमोस्ट हमारे सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, और जिसमें बताया कि शार्क यूरिकोटैलिक होता है। ये इस वजह से यूरिकोटैलिक होता है क्योंकि ये मैराइन वाटर में रहता है और अपने आप को बैलेंस करता है। मतलब क्या है कि ये हमेशा ओशियन से लेकर के सी में मूव करता है बेटा। ओशियन ज्यादा सैलाइन होता है सी के रेस्पेक्ट में। सो क्या अगर ये मूव करेगा तो इसके सेल को हाइपर और हाइपोटोनिक मीडियम को बैलेंस करना रहेगा, और ये यूरिया शार्क इस वजह से रखता है ताकि वो अपने बॉडी में रिटेन कर सके और बेसिकली सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बढ़ा सके। इस वजह से शार्क ये यूरिकोटैलिक हो जाता है। और जबकि क्रोकोडाइल बेटा दोनों है, अमोनिया भी है साथ साथ यूरिक एसिड भी है। लेकिन जब कंपोजिशन पे देखा जाए तो क्रोकोडाइल का यूरिक एसिड का तकरीबन 68% है और अमोनिया का नियर अबाउट 25.4% है। इस टाइप के आंसर बहुत लोगों ने दिया है और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत उम्दा तरीके से आंसर दिया, जिसमें कि बताया गया है कि किस टाइप में क्रोकोडाइल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। यानी नेफ्रॉन जो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में आने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एनसीईआरटी के नेफ्रॉन और काउंटर करंट मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से पढ़ करके देन वीडियो लेक्चर्स को एक बार फिर से देखें, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।